सविता टीचर എത്തിയിട്ടുണ്ട്. गुड मॉर्निंग टीचर. तो शुरू करें हम. तो मैं विश्वास करती हूँ सबको ये प्रस्तुत वेबिनार सुनाई दे रही है. तो प्रस्तुत कार्यक्रम की संचालन के लिए मैं KSMDB कॉलेज शास्तांकोटा के द्वितीय वर्ष की छात्रा श्रीमती रेंजू प्रसाद को बुलाना चाहती हूँ. रेंजू आइए और कार्यभार ले लो. नमस्ते. KSMDB कॉलेज शास्तांकोटा, DB कॉलेज पंबा, DB कॉलेज तलयोलपरंब, श्री अय्यप्पा कॉलेज एरमेलिकरा आदि कॉलेजों के संयुक्त तत्वावधान में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. तो प्रस्तुत वेबिनार पे आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत. सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए KSMDB कॉलेज शास्तांकोटा की हिंदी विभाग की 5वीं छमाही की छात्रा श्रुति सुभाष को आमंत्रित करती हूँ. हेलो हेलो. हाँ, क्या करेगा? हेलो ഹലോ കേൾക്കാമോ? ഒരു റേഞ്ചിന് നല്ല കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. ശ്രുതി കേൾക്കാൻ ശ്രുതി ആരംഭിച്ചോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, देखी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, देखी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ए मालिक तेरे बंदे हम, ए अंधेरा गिना जा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा. ए अंधेरा गिना जा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा. हो रहा दी खबर कुछ न आता नजर, सूखा सूरज की बचा रहा है. तेरी रोशनी है जो दम, तुम आबत न करने पुनः, देखी पर चले और वदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारी करम, देखी पर चले और वदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ये मालिक तेरे बंदे हम, ये मालिक तेरे बंदे हम. हेलो अब स्वागत करते हैं KSMDB कॉलेज शास्तांकोटा के हिंदी सबको मेरा प्रणाम. सितंबर 14 एक शुभ दिन, क्योंकि आज हिंदी दिवस सब कहीं मनाते हैं. हमारे लिए भी आज एक शुभ दिन है, क्योंकि तिरुविदांगूर देवस्थान बोर्ड के चारों कॉलेज KSMDB कॉलेज शास्तांकोटा, DB कॉलेज तलयोलपरंब, DB कॉलेज पंबा, श्री अय्यप्पा कॉलेज एरमेलिकरा के हिंदी विभागों की संयुक्त तत्वावधान में आज हम हिंदी दिवस समारोह मनाते हैं. ये तो संतोष की बात है. आगे भी ऐसी कार्यक्रम
जारी रखने के लिए हमें प्रयत्न करें और हमें अवसर मिले, यही मेरा आशा है। तो मेरा कर्तव्य है स्वागत करना। 14 सितंबर, इसके पहले मैं 2 वाक्य बताना चाहती हूँ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय राजभाषा स्वीकारा गया। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए यहाँ परिचय संपन्न 5 प्राध्यापिकाएं मौजूद हैं। आप लोगों को स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। तो पहले मैं स्वागत करती हूँ डीबी कॉलेज तलयोलपरंब के हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर माया पी नायर जी, और आगे सह प्राध्यापिका डॉक्टर शारिका बी आर, सह प्राध्यापिका डॉक्टर दीपा कुमारी जी आप लोगों को प्रस्तुत इस संगोष्ठी में स्नेहपूर्वक मैं स्वागत करती हूँ। आगे है डीबी कॉलेज पंबा के हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर सविता प्रमोद जी, और श्री अयप्पा कॉलेज एरमेलिकरा के हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर यम्या जी आप लोगों को भी मैं इस वेबिनार पर स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित केएसएमडीबी कॉलेज के सह प्राध्यापिका डॉक्टर देश्री जी और द्वितीय वर्ष की छात्रा रिंजू जी को भी मैं स्वागत करती हूँ। आगे मैं स्वागत करती हूँ यहाँ उपस्थित चारों कॉलेज की सभी छात्रों को। उनके बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। सबको एक बार फिर स्वागत करते हुए मैं अपने कर्तव्य से विराम लेती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। रिंजू, वक्तव्य देने के लिए डीबी कॉलेज तलयोलपरंब के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर माया पी नायर जी को आमंत्रित। माय टीचर आइए, आपका वक्तव्य शुरू कीजिए। माय टीचर। ओके। आदरणीय अध्यापक बंधुओं और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देती हूँ। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि चारों कॉलेजों के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी दिवस मनाने का निश्चय हम लोगों ने किया है। तो ये सुझाव सबसे पहले धन्या जी ने दिया है, शास्तांगोटा के अध्यक्ष धन्या जी ने दिया है। इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई मैं देती हूँ। और उसी प्रकार इन चारों कॉलेजों के प्राचार्य महोदय ने भी हमें इस बात के लिए अनुमति दी है, इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। कोरोना के संकट में भी हम लोगों ने ऐसा एक फैसला किया है और ये सब पहला समारोह है ऐसा। तो हमारे कॉलेज के अन्य विभाग जो हैं अभी तक ऐसा प्रयास नहीं किया है और ये सम्मिलित प्रयास हम लोगों ने ही सबसे पहले किया है। ये तो गर्व की बात है। और मैं बताना चाहती हूँ, तो आप सब लोग तो छात्र छात्राएं जो हैं हिंदी भाषा और साहित्य के विद्यार्थी हैं। और आप लोग जैसे कि आप जानते हैं हिंदी के अनेक रूप होते हैं। हिंदी वास्तव में उत्तर भारत की जनभाषा या लगभग 10 राज्यों की मातृभाषा है, जनभाषा है। और स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना है। इसका कारण यह है कि ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा थी उस समय भी और समझी जाने वाली भाषा भी थी। और इस प्रकार अंग्रेजों के शोषण और क्रूर दमन के प्रतिकार के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करने और जनमानस के उद्गार को व्यक्त करने के लिए सबसे सफल भाषा हिंदी ही है, ऐसा उन्होंने समझा था। और इस प्रकार और ये बहुभाषी देश है। आप जानते हैं भारत तो बहुभाषी देश है, अनेक भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। तो
ये बहुभाषी देश में अनेक भाषाएं होने पर भी हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा के रूप में चुना है, इसका भी उत्तर है। सदियों से ये लिंगुआ फ्रांका के रूप में या आपस में मिलजुलने के लिए, मिलता जुलता रहने के लिए ये हिंदी भाषा का सहारा पहले ही लेता था। तो इस प्रकार खुले मन से लोगों ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया और संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी को स्वीकार किया था। और जब स्वतंत्रता हमें मिली, 47 को जब हमें स्वतंत्रता मिली, तब तो हमारी राजभाषा अंग्रेजी थी। तो पहले मुगलों के शासनकाल में अरबी फारसी थी और बाद में जिन लोगों की सत्ता थी उनकी भाषा का प्रयोग प्रशासन के लिए प्रयुक्त होता था। लेकिन तो स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू होने का वक्त आ गया तो भाषा की समस्या भी आ गई। तो संविधान तो 1950 को लागू हुआ, हम जानते हैं। इसके पहले ही राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने का निर्णय सितंबर 14, 1949 को लिया गया। तो इसी कारण से आप जानते हैं, इसके संबंध में आप जानते हैं क्योंकि हर वर्ष हम उसकी स्मृति में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और इस प्रकार राजभाषा का पद हिंदी को प्राप्त हुआ। तो ये तो ठीक है। तो राजभाषा का मतलब आप जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है और प्रशासन की भाषा, कामकाज की भाषा, ये सब आप जानते हैं, आपको पढ़ने के लिए है और आपके सिलेबस में है। तो इस प्रकार राजभाषा घोषित किया गया, फिर भी इसके विरुद्ध, राजभाषा के विरुद्ध यानी राजभाषा हिंदी के विरुद्ध आंदोलन होने लगा समय बीत जाने पर। तो पहले तो संविधान लागू होते समय ये बताया गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी चलेगी क्योंकि व्यावहारिक कठिनाइयां होती है। तो अभी तक अंग्रेजी का बोलबाला था और अब तो कामकाज, सरकारी कामकाज तुरंत ही हिंदी में बदलना उतना आसान कार्य नहीं था, इसलिए 15 वर्ष का समय दिया गया। और ये भी बताया कि हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयास किया जाए और अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा न होनी चाहिए। इस प्रकार शर्तों के अनुसार हिंदी को स्वीकार किया गया। फिर भी क्या हुआ, इसके विरुद्ध आंदोलन होने लगा, यानी विशेषकर तमिलनाडु में। तो इसका कई कारण होते थे और इसमें प्रमुख कारण यह है राजनीतिक दलों का हाथ उसमें है जरूर। इस प्रकार आंदोलन जब होने लगा तो अधिनियम और 1963 का वो अधिनियम पारित हो गया और इसके बाद 65 के बाद हमारे यहाँ द्विभाषी स्थिति चालू हो गई। इसका मतलब है हिंदी और अंग्रेजी दोनों को स्थान मिल गया। तो हम जानते हैं अंग्रेजी तो सहराज भाषा है, इसका इतिहास में बता रही हूँ। तो इस प्रकार द्विभाषिक स्थिति हमारे यहाँ चालू हो गई और ये शर्त हुआ कि जो अंग्रेजी में जो पत्र होता है उसका हिंदी अनुवाद और हिंदी पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भी साथ साथ में भेजना है। लेकिन इस प्रकार अंग्रेजी को अबाध गति से जारी होने की अनुमति दी जाने के कारण क्या हो गया, हिंदी का विकास रुक गया। वास्तव में यही हुआ और हिंदी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया और सरकार ये चाहती है कि आगे भी हिंदी के विकास के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्रवाइयां शुरू हो जाए, लेकिन किसी का अहित न होना चाहिए और जो हिंदी नहीं जानते उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हिंदी के लिए क्राइसिस या संकट का समय आ गया और हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है, ये तो ठीक है। लेकिन हिंदी को सुचारू ढंग से आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना की, गृह मंत्रालय के अधीन।
इस प्रकार राजभाषा विभाग की स्थापना के बाद राजभाषा विभाग के अंदर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण मंडल आदि की स्थापना हुई और ये हिंदी विभाग, राजभाषा विभाग के अधीन 8 स्थानों पर हिंदी कार्यान्वयन समितियां कार्यालयों की शुरुआत हुई। तो ये दिल्ली के अतिरिक्त गाजियाबाद, कलकत्ता और बैंगलोर, कोच्चि आदि स्थानों में है। और इस प्रकार बड़े बड़े कार्यालयों की स्थापना हुई और उधर हिंदी को चालू करने या हिंदी में काम करने के लिए, कामकाज को बैठाने के लिए हिंदी अधिकारियों की और हिंदी अनुवादकों की, हिंदी आशुलिपिकों की नियुक्तियां होने लगी। और इस प्रकार हिंदी में जो स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त की थी, जिन्होंने उपाधियां प्राप्त की थी, उन्हें अवसर मिलने लगा। तो हिंदी तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसका उत्तर मैं अभी दे रही हूँ। तो इस प्रकार हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी आदि पदों पर कई लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जैसे और आपके जैसे विद्यार्थियों को, अध्येताओं को हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त होने पर या ट्रांसलेशन में या अनुवाद में योग्यता प्राप्त होने पर नई नई नौकरियां मिल जाएगी। तो इस प्रकार और हमारे पाठ्यक्रम में भी ऐसा बहुत बड़ा अंतर आ गया है अब। तो पहले तो हमारे जमाने में तो केवल साहित्य का ही अध्ययन होता था, लेकिन अब तो प्रयोजन मूलक हिंदी या फंक्शनल हिंदी जैसी टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है या इसमें शामिल किया गया है। और इस प्रकार इसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्स बन गया है और हिंदी के अध्येताओं को अवसर मिलने की संभावना है। और हाल ही में मैंने एक चर्चा सुनी थी, उत्तर भारत के प्राध्यापकों की एक बैठक में उन्होंने बताया हिंदी पढ़ने के लिए बच्चों की कमी होती है आजकल। तो अन्य साहित्यिक विषयों को पढ़ने में जो इच्छा दिखाती है या जो लगाव होता है, ऐसा हिंदी पढ़ने में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और वे लोग उन लोगों ने ये भी बताया कि जो हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक आदि पदों पर आज जो काम कर रहे हैं वे उत्तर से नहीं है, दक्षिण से हैं, दक्षिण भारत से हैं। और दक्षिण भारत में भी विशेषकर केरल से जो लोग आते हैं वे ही उत्तर भारत में भी हिंदी प्राध्यापक आदि पदों में या हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी आदि पदों पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोगों के या आप जैसे विद्यार्थियों के पढ़ने के बाद आपको जरूर अवसर मिलेगा। और उसी प्रकार हमारे तो आज के जमाने में तो ये मीडिया बहुत अधिक विकसित हो गई है और जनसंचार माध्यमों में हिंदी की प्रगति हो रही है। और इस प्रकार प्रगति होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसी प्रकार ये विज्ञापन का माध्यम हिंदी है। अब सॉरी वो क्या है, अब तो विज्ञापन को आम जनता तक पहुंचाना है। बड़ी बड़ी कंपनियों को, बहुराष्ट्र कंपनियों को बिकाऊ मनोवृत्ति के कारण उनकी चीजों को बिकने के लिए इधर आना पड़ेगा। और वे क्या करते हैं, हिंदी को अपनाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी की बोलबाला है और अंग्रेजी का पढ़ने में लोग तत्पर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने में तो तत्पर हो जाते हैं, लेकिन हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा। बहुराष्ट्र कंपनियों को उन्हें तो मुनाफा ही मुनाफा चाहिए और वे क्या करते हैं, इधर आम जनता तक पहुंचने के लिए विज्ञापनों को हिंदी में ही देते हैं। और वहां हम जैसे या आप जैसे बच्चों को जो सृजनात्मक प्रतिभा वाले होते हैं, क्रिएटिविटी से युक्त होते हैं, उन्हें अवसर मिलेगा। तो मैं अभी हिंदी दिवस के अवसर पर यह बताना चाहती हूँ कि आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास अनेक अवसर हो जाएंगे। और इस प्रकार राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व कुछ कम हो गया है जरूर, लेकिन इस प्रकार कामकाज करने के लिए प्रशासनिक हिंदी के रूप में जब हिंदी का विकास हुआ और
उसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास होने के कारण नए नए शब्दों को गढ़ना पड़ता है हिंदी को, तो अपने अपने को बदलना पड़ता है। और हिंदी में जो शब्द संपदा है उससे काम नहीं चलेगा। इसका कारण क्या है? तो मूल कामकाज तो अंग्रेजी में ही है, उसका अनुवाद ही कार्यालयों में होता है, तो अनुवाद के बिना काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार ये शब्द भंडार या पारिभाषिक शब्दावली, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए पारिभाषिक शब्दावली को। तो इस प्रकार विकसित करने के लिए जो कई प्रक्रियाएं होती है, आप लोगों ने पढ़ा है प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत। तो इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली का विस्तार हो गया और अनुवाद प्रक्रिया बढ़ गई और भाषिक संरचना को अधिक सशक्त होनी चाहिए या व्याकरण से युक्त हिंदी का प्रयोग अधिक होना चाहिए। इस प्रकार एक नए रूप का विकास होगा, हिंदी का एक नया रूप विकसित होकर हमारे सामने आया जो विशेष प्रयोजन से युक्त है, या हिंदी का एप्लीकेशन या व्यावहारिक पक्ष को प्रमुखता देती हुई एक विशेष प्रकार की हिंदी का विकास हुआ। तो इसी हिंदी को विशेष प्रयोजन से युक्त, विशेष उपयोग से युक्त हिंदी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी नाम दिया है। तो इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास हुआ है और एक नया रूप, हिंदी का एक नया रूप उभर कर हमारे सामने आया है। तो ये इसका कारण क्या है? राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण, प्रमुख कारण वो है। उसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हमें भी शब्द भंडार को विस्तृत करना है और उसके साथ हमें भी आगे बढ़ना है। इसलिए इस प्रकार हिंदी में जो परिवर्तन हुआ, एक विशेष प्रकार का रूप हमारे सामने आया है। हिंदी का जो रूप आया है उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और ये प्रयोजन शब्द अनुप्रयुक्तता या प्रयोजनीयता या एप्लीकेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। तो अप्लाइड फॉर्म ऑफ हिंदी का अध्ययन हम आज कर रहे हैं। आप जानते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम में प्रयोजन मूलक हिंदी एक विषय है। और इस प्रकार हिंदी के नए रूप से आप लोग ज्यादा परिचित हैं। हमारे जमाने में तो साहित्य का ही अध्ययन होता था, मैंने पहले ही बताया दिया था। इसी प्रकार आज तो ये बदल गया है और हमारा कोर्स जो है जॉब ओरिएंटेड है। तो हिंदी दिवस के अवसर पर हमें इस बात के लिए आभार होना चाहिए हमारे पूर्वज अध्यापकों के प्रति, क्योंकि उन लोगों ने ही तो पहले तो हिंदी बीए में ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी लेने पर कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट के रूप में भारतीय संस्कृति ही पढ़ाते थे, लेकिन अब तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी भी शामिल किया गया है। ये तो आपके लिए बहुत उपयोग की बात है। और हिंदी की आज की स्थिति के बारे में मैंने बताया है कि प्रशासन के क्षेत्र में तो हिंदी को अंग्रेजी के साथ ही चलना पड़ती है, लेकिन ये भूमंडलीकरण की इस दुनिया में, भूमंडलीकरण के इस जमाने में हिंदी को अधिक प्राधान्यता जरूर है। मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, संचार माध्यमों के अधिक, और हमारे यहाँ तो ये चलचित्रों का और ये अनुवाद होता है या डबिंग होता है, तो उस एरिया में भी, उस क्षेत्र में भी ये क्या है, हिंदी का नया रूप उभर कर सामने आती है। इस प्रकार हिंदी का भविष्य जरूर सुनहला है, हम बता सकते हैं। और उसी प्रकार इसके उन्नायक होने का कर्तव्य या उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है। हिंदी को आगे बैठाने का उत्तरदायित्व आप लोगों के ऊपर है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के संबंध में हम कहते हैं कामकाजी हिंदी है, वो कार्यालयों में प्रयुक्त होती है और जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, और इस प्रकार विकास हो रहा है। लेकिन भाषा तो ये मैंने तो पहले कहा था, हिंदी जो भाषा तो बहता नीर है और उसे आगे बैठाने का उत्तरदायित्व जरूर उसके उन नायकों का या वो भाषा का उपयोग करने वालों का है। तो जरूर हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और हिंदी का आज की हिंदी के संबंध में कहें तो
वो बाहर भी, क्या भारत के बाहर भी हिंदी का पर्याप्त विकास हुआ है। तो विभिन्न राष्ट्रों में, बाहर के विदेशों में हिंदी पढ़ाई जाती है अब। और वहाँ जो भारतीय होते हैं तो प्रतिभा पलायन हमारे यहाँ जरूर होता है, और इस प्रकार आजीविका के लिए वहाँ चले गए। ये भारतीयों के संबंध में सोचिए, वे अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास वे लोग करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन कई बार हुआ है, और इस प्रकार हिंदी तो प्रगति की दिशा में ही चल रही है। उसे आगे बढ़ाने का कर्तव्य जरूर हम जैसे हिंदी के समर्थकों का है। और हम दिनकर जी के शब्दों में हम कहेंगे, हम न सोएंगे, हम जरूर सोएंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। चिर जागरण ही हमारा संदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। रिंजू जी। आगे वक्तव्य देने के लिए डीबी कॉलेज तलेवाला परंब के हिंदी विभाग अध्यापिका डॉक्टर शारिका वीआर मैम को आमंत्रित करती हूँ। शारिका जी, आप जरा, मेरा सादर प्रणाम। शारिका जी आप जरा वीडियो ऑन कीजिए। शारिका जी, उसकी जरूरत है क्या? तो मुझे तो एक फोटो लेना है। ठीक है, ठीक है। ओके, 2 मिनट के लिए। ओके। आप सबको मेरा सादर प्रणाम और सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं। मैं आज हिंदी भाषा के उत्सव और विकास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी भाषा संसार के भाषा परिवारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार, भारतीय परिवार की एक शाखा भारतीय आर्य भाषा से उसका उद्भव हुआ है। और भारतीय परिवार की शाखा भारतीय आर्य भाषा और उसके इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा काल। तो आधुनिक आर्य भाषा काल से ही आज भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं का उद्भव विकास हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल वैदिक काल या संस्कृत काल के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत भाषा का विकास इस काल में हुआ था और संस्कृत भाषा के विकास के बाद लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत और संस्कृत भाषा में रामायण, महाभारत, बाद में कालिदास, बाण, भवभूरि, भास आदि के काव्य, गद्य और नाटक ग्रंथ आदि लिखे गए। और संस्कृत भाषा काल के बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का प्रभाव हुआ और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में पाली भाषा का विकास हुआ। पाली आपको जानते हैं, पाली भाषा में ही बुद्ध के उपदेशों का प्रचार हुआ था। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वे भी पाली भाषा में ही लिखे गए थे। पाली भाषा के बाद प्राकृत अर्थात प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। प्राकृत भाषा का विकास हुआ 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय रहा। प्राकृत भाषा उसमें सामान्य जनता को समझने के लिए
प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। सामान्य जनता की समझ में आने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। प्राकृत भाषा सामान्य जनता की भाषा थी। प्राकृत काल में कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो, आर्य भाषा के कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो चुके थे और वे हैं शौरसेनी, पैशाची, केगय, टक्क, महाराष्ट्री, अर्थमागधी, मागधी, ब्राह्मणादि। और प्राकृत के विकसित रूप है अपभ्रंश, और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक उसका प्रचार रहा और अपभ्रंश भाषा से ही आज की भाषाओं का विकास हुआ। प्राकृत के समान अपभ्रंश भी संख्या में 7 थी और अपभ्रंश प्रमुख अपभ्रंश भाषाएं शौरसेनी, मागधी, अर्थमागधी, इन तीनों से हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ। और शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, अर्थमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी आदि भाषाओं का विकास हुआ। और हिंदी का विकास 2000 वर्षों से हो रहा है। 2000 वर्षों से हिंदी भाषा का विकास हो रहा है। और हिंदी भाषा शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी भाषाओं से हिंदी भाषा का विकास हुआ। और हिंदी भाषा के विकास को भी हम 3 कालों में बांटे जाते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार हिंदी के विकास को, हिंदी भाषा के विकास को बांटा गया है, 3 कालों में बांटा गया है। और आदिकाल में हम सब जानते हैं, आदिकाल में रासो साहित्य का प्रचार हुआ, अर्थात वीरगाथा काल भी हम उसे कहते हैं। गाथा से युक्त, वीरता से युक्त काव्यों की रचना उस काल में हुई। उदाहरण के लिए हम कहते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद बरलाई ने की थी, आदिकाल की एक रचना है। आदिकाल में आदिकाल के हिंदी भाषा के शब्दों के बारे में कहें तो अपभ्रंश का ही प्रयोग अधिक हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था इस समय, और तत्सम शब्दावली आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश की तुलना में बढ़ने लगी थी। मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए, हिंदी में प्रयोग, कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में करने लगे। और इस काल में हिंदी शब्द भंडार विकसित होने लगे। और मैंने पहले कहा इस काल में वीरता से युक्त रासो काव्यों की रचना हुई थी। और इस काल के प्रमुख कवियों में चंद बरलाई, विद्यावती आदि का नाम भी हम कर सकते हैं। और हिंदी भाषा का मध्यकाल माने 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक हिंदी भाषा का मध्यकाल उस समय मध्यकाल का समय है। और इस मध्यकाल में हिंदी भाषा में काफी विकास होने लगा।
हिंदी भाषा में फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा। भक्ति आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गए थे मध्यकाल में, और यूरोप से संपर्क होने के कारण पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। और इस मध्यकाल में धर्म की प्रधानता होने लगी, और राम भक्ति, कृष्ण भक्ति आदि शाखाओं का प्रचार होने लगा। और राम स्थान की भाषा अवधी, कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज आदि साहित्यिक भाषा बन गई। मैथिली और खड़ी बोली में भी, मैथिली भाषा में और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना होने लगी। इस काल में जो प्रमुख साहित्यकार हैं, जायसी, सूर, आप लोग जानते हैं भक्ति काल के कवि जायसी, सूर, कबीर, तुलसी, केशव बिहारी, देव, भूषण, दीदी काल के कुछ कवि आदि भी इस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उसके बाद आधुनिक काल में हिंदी भाषा सबसे अधिक विकसित होने लगी। आधुनिक काल माने 1800 ईस्वी से अब तक हिंदी भाषा का विकास, प्रमुख रूप में खड़ी बोली भाषा का विकास इस काल में होने लगा। खड़ी बोली भारतेंदु ने हिंदी साहित्य में प्रवेश किया। इस काल में भारतेंदु ने हिंदी साहित्य में प्रवेश किया, और उनकी प्रेरणा से उनके लेखक मंडल में जो हिंदी साहित्यकार थे, उन लोगों की कोशिश से खड़ी बोली का प्रचार होने लगा। हिंदी में आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का विकास होने में आधुनिक काल में अंग्रेजों ने बहुत मदद की। हिंदी पूर्णतः वियोगात्मक भाषा बन गई, अर्थात हिंदी में नए शब्दों का प्रयोग होने लगा। प्रेस, रेडियो, शिक्षा आदि के कारण हिंदी व्याकरण का रूप काफी स्थिर हो गया, और सरकारी कामों में प्रयोग के कारण अंग्रेजी हिंदी भाषा के अधिक निकट आई। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, लोगों की मुहावरा आदि के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत प्रभावित हुई। हिंदी भाषा की रूप रचना तथा वाक्य रचना के क्षेत्र में परिवर्तन होने लगा, और आधुनिक काल में हिंदी सबसे अधिक विकसित हो गई। पारिभाषिक शब्दों की प्रयोग होने लगा अंग्रेजी में। वाणिज्य, विज्ञान, विधि आदि की भाषा भी हिंदी बन गई। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक हिंदी में होने लगा, और इस प्रकार हिंदी का विकास आधुनिक काल तक आते आते हिंदी का विकास हिंदी बहुत अधिक विकसित हो गई। हिंदी भाषा बहुत अधिक विकसित हो गई, और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं हिंदी के। और हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं, और उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी आदि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, और हिंदी की 17 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, और उसका दूसरा नाम है कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कनौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और राजस्थानी की बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी या मेवाड़ी, दक्षिण राजस्थानी या मालवी।
पहाड़ी हिंदी की एक उपभाषा है और उसकी बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। और उसका दूसरा नाम है, मध्यवर्ती पहाड़ी का दूसरा नाम है कुमायूनी। बिहारी हिंदी की पांचवा उपभाषा है और उसकी बोलियां है भोजपुरी, मगही, मैथिली। और खड़ी बोली हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है, एक बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, साहित्यिक हिंदी और दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली। लोक बोली के युग में इसका दूसरा नाम है कौरवी। तो कौरवी नाम इसलिए मिला कि कुरु जनपद में इसे बोला जाता है, कुरु जनपद में इसे बोला जाता है, इसलिए इसको कौरवी नाम मिला। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के रूप से, वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी में हिंदी की दूसरी बोली है ब्रजभाषा। आप जानते हैं ब्रजभाषा में हमारे हिंदी में बहुत अधिक साहित्यकार हुए हैं। सूरदास, मीरा, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रस खान, बिहारी, देव आदि इसके प्रमुख कवि हैं। और ब्रजभाषा ब्रजमंडल में बोली जाती है। ब्रजमंडल माने कृष्ण का जन्म स्थान। और इसका पुराना अर्थ है गौओं का समूह। इसका विकास, ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह एक उत्कृष्ट साहित्यिक भाषा भी है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली है, तीसरी बोली है हरियाणी। हरियाणी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह पंजाबी, खड़ी बोली, मारवाड़ी आदि से खिरा हुआ, आदि भाषाओं से खिरा हुआ रूप है हरियाणी भाषा का रूप। इसका क्षेत्र हरियाणा, पंजाब का कुछ भाग आदि है। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति हरि प्लस यान अर्थात कृष्ण का यान जो द्वारका से हो गया था। हरि प्लस अरण्य, हरावन आदि अर्थों में हरियाणी शब्द का प्रयोग होता है। और पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली है बुंदेली। से बुंदेलखंड की भाषा कहते हैं। इसमें केशवदास प्रमुख साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा आदि इसी प्रदेश के थे। हिंदी प्रदेश की लोक गाथा आल्हा बुंदेली की उपबोली में लिखा गया था। और पश्चिमी हिंदी की पांचवी बोली है कनौजी। कनौजी अभाग्य कान्यकुब्ज की बोली है। संस्कृत में इसे कान्यकुब्ज प्रदेश कहते हैं। कान्यकुब्ज की बोली है। यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकला है, यह भाषा से निकली है। इसे ब्रजभाषा की इसमें ब्रजभाषा की समानता मिली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी की पांच बोलियां और उसके बाद हम पूर्वी हिंदी में पहुंचते हैं। और पूर्वी हिंदी की पहली बोली है अवधी। अयोध्या प्रदेश में यह बोली जाती है। अवधी भाषा में सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास और उनका रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई काव्य कृति है। और पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली है बघेली। यह बघेल प्रदेश की बोली है। यह अवधी के दक्षिण में बोली जाती है।
इसका केंद्र रीवा नामक प्रदेश है, इसे रीवा भी कहते हैं। यह आर्थमागधी अभ्रंश से विकसित भाषा है। और पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसे यह नाम मिला। यह आर्थमागधी अभ्रंश से विकसित हुआ है। यह रायपुर, बिलासपुर, उदयपुर, रायगढ़ आदि प्रदेशों में बोली जाती है। और हिंदी भाषा की तीसरी उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा उपभाषा के 4 बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम है मारवाड़ी। यह मारवाड़ प्रदेश में बोली जाती है। शौरसेनी उपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मीराबाई के पद इस भाषा में है, मारवाड़ी भाषा में है। उत्तरी राजस्थानी और उसका दूसरा नाम है मेवाड़ी। यह उत्तरी राजस्थान में गुड़गांव, भरतपुर आदि प्रदेशों में बोली जाती है। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और तीसरा है पूर्वी राजस्थानी, जिसका दूसरा नाम है जयपुरी। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि प्रदेशों में यह बोली जाती है। इसका एक और दूसरा नाम है ढूंढानी, क्योंकि जयपुर का पूरा नाम ढूंढान है, इसलिए इसे ढूंढानी भी कहते हैं। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और चौथा है दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी कहते हैं। मालवी इंदौर, उज्जैन आदि प्रदेशों में, भोपाल आदि प्रदेशों में बोली जाती है। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसका हिंदी भाषा का चौथी उपभाषा है पहाड़ी, जिसकी दो बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। यह पहाड़ी भागों में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसके मुख्य 3 रूप हैं, पश्चिम, मध्य और पूर्वी। नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली आदि इसकी बोलियां हैं। और बिहारी हिंदी भाषा की 5वीं उपभाषा है बिहारी। इसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में व्याप्त है। मगही इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पटना, गया, भागलपुर आदि इसका क्षेत्र है। और मैथिली यह हिंदी और बंगाली क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। संधि प्रदेश मिथिला में बोली जाती है। हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल नाम से जाने वाले विद्यापति इस भाषा की देन है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। हिंदी का भाषा का उद्भव और विकास और हिंदी की बोलियां। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने बहुत प्रयास करके, माने ये तो स्टूडेंट्स के लिए, माने छात्रों के एक टफ पोर्शन है, क्योंकि आपने इतने कम समय से ये व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की है, इसलिए धन्यवाद जी। कुमारी मैम। हेलो, सबों को मेरा सादर। आज हमारे परम आनंद का दिन है। हम चारों हेलो जी बाजी,
हाँ दीपा जी, आपका एक डिवाइस को म्यूट करके रखिए, तो एक एको आ रहे हैं, एक डिवाइस को म्यूट करके रखिए, एको आ रहे हैं। अब ठीक ठीक हो गया? नहीं ठीक नहीं हो नहीं, गया? अब तो भी दो डिवाइस से अब तो भी एक दो डिवाइस से साउंड आ रहे हैं। म्यूट करके रखिए, म्यूट करके रखिए, फोन क्या है, फोन 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 तो म्यूट करके रखिए और लैपटॉप से आप बात करिए। एक मिनट, अब ठीक हो गया? अब हाँ ठीक हो हाँ, गया? अब तो ठीक हो गया। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक हो गया। सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे लिए परम आनंद का दिन है, कारण इसका आप सबको पता होगा कि हम सब चारों डीबी कॉलेज मिलकर ये हिंदी दिवस मना रहे हैं। और इसके लिए मैं केएसएम डीबीसी हिंदी विभाग को सादर धन्यवाद अर्पित करती हूँ। विशेषकर वहाँ की विभागाध्यक्ष धन्या जी साधुवाद की पात्र है। धन्या जी, आप सचमुच साधुवाद के पात्र है। मैं अपने अनुभवों का कुछ साझा यहाँ करना चाहती हूँ और हिंदी के हिंदी भाषा जो विश्व की ओर बढ़ रही है उसकी ओर सबका इशारा करना चाहती हूँ, सबको उस ओर ले जाना चाहती हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि हिंदी भाषा के प्रति हमारे समाज में एक हीन भावना है। इससे पहले माया जी ने बताया कि उत्तर भारत में भी यह स्थिति अभी है, तो दक्षिण भारत के बारे में क्या पूछना। फिर भी इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण आप सोच के देखिए। हिंदी के बारे में, हमें हिंदी की शक्ति के बारे में और हिंदी की सीमाओं के बारे में लोगों को पता नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हिंदी वालों, हिंदी के विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमें हिंदी की शक्ति के बारे में लोगों को बताएं और फिर पूछे कि हिंदी क्या शक्तिहीन है, हिंदी को लेने से क्या हीन भावना महसूस करने की जरूरत है। हाँ, तो उसके बाद ही हमें पता चल सकता है। मैं अपने विषय पर आती हूँ। मेरा विषय है विश्व भाषा की ओर हिंदी। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी भारतीय संस्कृति की भाषा है। यह हमारे धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महत्वपूर्ण भाषा होने के साथ ही हमारी राज्य भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा आदि भी है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी में कार्य करने को एक प्रकार से तत्पर है। हम जानते हैं कि चीनी भाषा मंडारिन जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है और उसकी तुलना में हिंदी का स्थान कुछ पीछे है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चीनी भाषा जो मंडारिन है पूरे चीन में बोली नहीं जाती है। 2020 फरवरी की गणना के अनुसार हमें यह पता चलता है कि हिंदी जो है विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली तीसरी भाषा है। और फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी के न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में वहां हिंदी को मान्यता भी मिली है। भूमंडलीकरण और बाजारीकरण के चलते हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदी भाषा को व्यापार की मुख्य भाषा के रूप में अपनाती जा रही है, तो अंग्रेजियत का हवा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। 10 जनवरी को हम जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और इस सिलसिले में हिंदी सम्मेलन भी कई बार मना चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी निरंतर अपनी आवश्यकता सिद्ध करती जा रही है एवं स्वयं को सिद्ध कर चुकी भी है। विश्व भर में हिंदी सीखने की जो गहरी अभिरुचि जगी है, उसका सांस्कृतिक कारण होने के साथ साथ आर्थिक कारण भी है। हिंदी ने भारत से होते हुए आज विश्व में एक सशक्त संपर्क भाषा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने एक बार अपने बयान में
यह दर्ज किया था कि जब बोलकर लिखने की तकनीक उन्नत हो जाएगी, हिंदी अपनी लिपि की श्रेष्ठता के कारण सर्वाधिक सफल होगी। यह बात आज हम चरितार्थ होते देख रहे हैं। यही नहीं, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की विभिन्न पीठों और देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के माध्यम से दुनिया भर के हजारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष हिंदी का अध्ययन किसी न किसी स्तर पर करते हैं। हिंदी सिनेमा और उसके गीतों की मिठास की अनुभूति से धरती का कोई कोना वंचित नहीं है। साहित्य, भाषा, लिपि, शब्द सामर्थ्य, बोलने वाले की संख्या आदि की दृष्टि से हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी का वर्तमान स्वरूप इतना व्यापक है कि यह विश्व के लगभग 100 देशों के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि में किसी न किसी स्तर पर पढ़ाई जाती है। विश्व के अधिकांश देशों में जो प्रायः विकसित है, ज्ञान विज्ञान की एक नई शाखा जिसे भारत विद्या कहते हैं और इस अंग्रेजी में उसका नाम है इंडोलॉजी, प्रचलन में आई है। विश्व के बहुत से गैर हिंदी भाषी लोग भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के अध्ययन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस क्रम में हिंदी का पठन पाठन का अन्य देशों में तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत के पड़ोसी देश और दुनिया के अन्य देशों में लगभग 46 ऐसे देश हैं जहां के शिक्षा संस्थानों में हिंदी पठन पाठन की सुविधा है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना, त्रिनिडाद एवं दुबैगो में बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले जाकर वहां बस गए और वे वहां की आबादी के 40% से ऊपर की संख्या में हैं। वे हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते लिखते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार आदि भारत के पड़ोसी देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम चलते हैं। इन सभी देशों में समाज के बड़े वर्ग के कामकाज की भाषा हिंदी है। पाकिस्तान में लिपि आप जानते हैं फारसी है, राजभाषा उर्दू है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बोलचाल के स्तर पर दोनों भाषाओं में समानता यानी हिंदी और उर्दू भाषा में समानता है। इसी प्रकार अमेरिका के 2 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों यथा शिकागो, कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, कोलंबिया, वाशिंगटन, वर्जीनिया और टेक्सास आदि विश्वविद्यालयों के दक्षिण एशिया अध्ययन विभाग के अंतर्गत हिंदी के अध्ययन अध्यापन की सुविधा है। ब्रिटेन के लंदन एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर पर हिंदी का पठन पाठन संभव होता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, पोलैंड, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि देशों के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्यापन की सुविधा है। विदेशों से हिंदी में दर्जनों पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। हिंदी भाषा प्रेम, मिलन और सौहार्द की भाषा है। यह मुख्य रूप से आर्यों और फारसियों की देन है। हिंदी के ज्यादातर शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए हैं। इस कारण हिंदी अपने आप में एक समर्थ भाषा है। जहां अंग्रेजी में मात्र 10,000 मूल शब्द है, वहीं हिंदी के मूल शब्दों की संख्या 2,50,000 से भी अधिक है। विश्व में हिंदी भाषी करीब 70 करोड़ लोग हैं। बहुत सहज, सरल और सुगम भाषा होने के साथ ही हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। आज स्थिति यह है कि गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टियों से हिंदी का काव्य साहित्य अपने वैविध्य एवं बहुस्तरीयता में संपूर्ण विश्व में संस्कृत काव्य को छोड़कर सर्वोपरि है। पद्मावत, रामचरितमानस, रामायणी जैसे महाकाव्य विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है। इसका स्मरण हमें करना ही चाहिए।
वर्तमान समय में हिंदी कथा साहित्य भी फ्रेंच, रूसी तथा अंग्रेजी के लगभग समकक्ष है। हिंदी दिवस के अवसर पर आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरे मनोयोग से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना निस्वार्थ सहयोग प्रदान कर हिंदी भाषा के बल पर भारत को फिर से विश्व गुरु बनने का प्रयास करेंगे तथा हम अभिमान तथा गौरव से ये कह सकेंगे कि हमारी भाषा हिंदी है, हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। धन्यवाद दीपा जी। ठीक से सुनाई पड़ रहा था? हाँ सुना है, आवाज अच्छी तरह आ गया है। हाँ, यहाँ पर नेट की कुछ गड़बड़ी है, उसीलिए मैंने पूछा। नहीं प्रॉब्लम था, नहीं प्रॉब्लम दी। ओके दीपा जी। ओके अनिल कुमार, ओके अनिल कुमार है, आप प्रेजेंटेशन बटन मत दबाइए। आगे रिंजू जी, आगे डीबी कॉलेज पंबा के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर सविता प्रमोद जी को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर बहुत ही नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपना वीडियो तो ऑन नहीं कर सकती। शायद आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो मैं अपने वक्तव्य के अंत में वीडियो थोड़ा सा ऑन करना चाहूंगी, लेकिन अभी मैं साहस नहीं दिखा रही क्योंकि यहाँ पर बहुत जबरदस्त नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। प्रिय बंधुजनों और प्यारे छात्रों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सर्वप्रथम मैं धन्या जी को धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, जिनके दिल में इस तरह की एकता और अखंडता की भावना जाग उठी और जिस कारण आज हम सब एक सूत्र में बंधित हो इस कार्यक्रम में भागीदार हो सके हैं। मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के वचनों को याद दिलाना चाहती हूँ। हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। हम जानते हैं कि आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एकमत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। माया टीचर ने इस विषय पर बहुत ही अच्छा वक्तव्य प्रदान किया था, जिससे हम सब बहुत अच्छी तरह राजभाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी आदि के बारे में समझ चुके हैं, तो मैं इस और अधिक जानना न चाहूंगी। इतना कहना चाहूंगी कि इसके बाद से यानी 1949 के बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है विलुप्त हो रही हिंदी भाषा को बचाने और सम्मान देने के लिए प्रयास करना। हिंदी भाषा अपने आप में बेहद अद्भुत है, इसलिए हमें अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए। आज मैं छात्रों को यह बताना चाहूंगी कि हिंदी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे मस्तिष्क को तेज करने में अति सहायक है। यह वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे पढ़ने के लिए हमें लिखित शब्द के चारों ओर देखना पड़ता है। इसमें मात्राएं ऊपर नीचे दाएं बाएं लगते हैं, तो एक ही समय में हमारी नजर और हमारा मस्तिष्क चारों तरफ काम करता है, जो कि मस्तिष्क के लिए एक अच्छा व्यायाम है। इस व्यायाम से हमारी स्मृति पटल जो है बहुत ही मजबूत होती है। तो हिंदी को जोर जोर से पढ़ने से वो अवश्य ही हमारे मस्तिष्क को बहुत ही तेज करता है। ये एक बहुत ही अच्छी खूबी है जो शायद ही किसी अन्य भाषा में है। इस खूबी को समझकर हम हिंदी भाषा के प्रति गर्व महसूस कर सकते हैं। मैं एक और सच्चाई छात्रों के सामने रखना चाहूंगी। हिंदी सीखने से हमें मनुष्यता, भारतीय संस्कार
और राष्ट्रीयता की भावना जाग उठती है। मनुष्यता मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। केवल एक कबीर को अच्छी तरह आत्मसात कर लेना काफी है, जो सभी मूल्यों से हमें भरपूर कर देता है। सहिष्णुता, दयालुता, करुणा आदि भाव अनजाने जागृत हो जाते हैं और सहजीवियों के सुख दुख को समझ सकते हैं। दुख के निवारण का प्रयत्न अपने आप जाग उठता है। इन सब के अलावा हम दूसरों की भावना और अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह सहेज सकते हैं। आत्महत्या जैसी हीन भावना कोसों दूर रह जाती है, कारण हिंदी भाषा केवल मस्तिष्क से नहीं सीखी जाती, वो मन से मानसिक स्तर पर सीखी जाती है। तो मन के भावों को अच्छी तरह समझने और उसे बंटवारा देने में हिंदी भाषा बहुत ही सहयोगी और महत्वपूर्ण है। इन सबके बावजूद दुर्भाग्य से हिंदी का महत्व धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें तथाकथित हाई क्लास सोसाइटी द्वारा संदेह की दृष्टि के साथ देखा जाता है। लोग सार्वजनिक स्थानों में हिंदी बोलते समय शर्म महसूस करते हैं। हिंदी की खूबियों के बारे में और विदेशों में हिंदी किस प्रकार से प्रचलित हो रहा है उसके बारे में दीपा जी ने आपके सामने बहुत ही अच्छा वक्तव्य प्रदान किया, लेकिन फिर भी मैं यह आपको समझाना चाहूंगी कि फिलहाल यह खबर आ रही है कि अमेरिका में 113 हिंदी पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय थे, अब उसकी संख्या 57 हुई है, जबकि प्रवासियों की संख्या में ऐसी कमी नहीं हुई है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं यह सोचने की बात है। खेद की बात यह है कि हिंदी जब भारत में नहीं बढ़ेगी, जब भारत में हिंदी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, हिंदी शिक्षण माध्यम नहीं बनेगी, हिंदी में रोजगार नहीं मिलेंगे, हिंदी में न्याय नहीं मिलेगा, तो अमेरिका तो क्या कोई भी अन्य देश हिंदी को महत्व क्यों देगा। मैं छात्रों को यहाँ पर यह भी संदेश देना चाहूंगी कि हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम हिंदी ऐच्छिक विषय के रूप में सीख रहे हैं। हमें अपनी राष्ट्रभाषा आती है जो केवल बौद्धिक स्तर पर जीना नहीं सिखाती, बल्कि मानसिक स्तर पर विकसित होने में सहायक है। हिंदी के उन्नति के लिए हमें हाथ बटाना चाहिए, यही मेरा आज का संदेश है। हम लोग हिंदी का महत्व समझ सकते हैं और अपने देश को उन्नति के मार्ग पर सरलता से ले जा सकते हैं। छात्र होने के नाते हम निम्नलिखित कार्यों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहला, हमें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, पर एक दूसरी भाषा के रूप में, न कि प्राथमिक भाषा के रूप में। दूसरा, सामूहिक मंचों में हिंदी बोलने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। तीसरा, इस मानसिकता को बदलना होगा कि अंग्रेजी ही आधुनिक समाज में सब कुछ है। चौथा, सामान्यतः लोगों के बीच यह गलत अवधारणा फैली है कि हिंदी पढ़ने वाले हम कमजोर हैं और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को यह समझाना होगा, ज्ञान ग्रहण क्षमता और एकाग्रता पर निर्भर करता है, न कि शिक्षा की भाषा पर। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस ओर पर भी माया टीचर ने आपको बहुत ही अच्छी तरह किस किस क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त की जा सकती है इस पर सविस्तार वर्णन कर दिखाया, इसलिए मैं उस ओर भी जाना नहीं चाहूंगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि हिंदी ऐच्छिक विषय में पढ़कर विरले ही लोग बेरोजगार हुए हैं, इसलिए अवश्य नौकरी का हर द्वार
हिंदी ऐच्छिक लेते हुए छात्रों के लिए खुला हुआ है। पांचवा मुद्दा यह है, अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी बराबरी का स्थान प्राप्त हो। इसके लिए सरकार को जागरूक करना होगा और अपनी आवाजें उठानी होगी ताकि हम इसे अपनी राष्ट्रभाषा के पद पर ला सकें। हिंदी सीखने से या हिंदी के ऐच्छिक विषय चुनने से हम अपने जीवन को सुगम और सुचारू ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर मुझे आचार्य चाणक्य के कथन याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था, कोई राज्य तब तक पराजित नहीं होता जब तक वो अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा करने के लिए बहुत ही सहायक है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें और लोगों के बीच इसे और अधिक व्यापक बनाएं। हिंदी की चर्चा केवल भाषणों तक सीमित न रह जाए, इस आशा और संदेश के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आगे श्री अय्यप्पा कॉलेज एरमेलिकरा के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर रम्या एल जी को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबको सादर प्रणाम। सुनते हैं? हाँ, आवाज आ रही है। तो समय तो बहुत हो गया। आप सब किसी न किसी प्रकार इस वेदना से मुक्त होना चाहते हैं, मैं जानती हूँ। मैं भी मुक्त होना चाहती हूँ क्योंकि मेरी छोटी बच्ची मुझे ढूंढकर रो रही है। तो एक तो बात आपसे बताकर मैं से विदा लेना चाहती हूँ। हम मेरे प्राध्यापक बंधुओं ने हिंदी के बारे में सविस्तार अपना वक्तव्य दे दिया। माया जी ने प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में, वर्षा जी ने उसके बोली के बारे में, हिंदी के विकास के बारे में, दीपा जी ने विश्व स्तर के रूप में विश्व स्तर में हिंदी का जो महत्व है उसके बारे में, और सविता जी ने हिंदी के महत्व के बारे में, सबने अपना सविस्तार वक्तव्य दे दिया। लेकिन मैं तो आपसे एक दो बात पूछना चाहती हूँ। इतनी देर आप सब अनम्यूट में रहते थे और एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? कि जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं उस हिंदी का नाम क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? उस हिंदी को हम शारिका जी ने कहा हिंदी की कई बोलियां हैं, उसमें से किस बोली नहीं, हमने जो भाषा पढ़ते हैं उसे हम भाषा ही कहते हैं, तो उस भाषा का नाम क्या है? हमने जिस साहित्य भाषा का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं? सब अनम्यूट करके सोए होंगे, अक्सर हमारे क्लास में यही होगा। टीचर जी बता रही है, बोल रही है, हम तो छात्र अनम्यूट करके म्यूट करके कहीं सोए होंगे, अक्सर यही होता है क्लास में भी। तो मैं ही उत्तर देती हूँ। जो हिंदी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, साहित्य में जिसका उपयोग करते हैं उसे हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। आप जानते होंगे। तो उस खड़ी बोली हिंदी को हम मानक हिंदी कहते हैं। सुना है आपने मानक हिंदी के बारे में? हिंदी के जो 20-25 बोलियां हैं, उस बोलियों में से एक भाषा खड़ी बोली को लेकर हम उसे मानक रूप दे दिया है। मानक रूप माने शुद्ध परिनिष्ठित भाषा को ही हम मानक हिंदी कहते हैं। फिर भाषा का क्षेत्र देश, काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है, इसलिए सभी भाषाओं के विविध रूप मिलते हैं। इन विविध रूपों में जब एकता की जाती है तो उसे हम मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा को हम अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। आप जानते हैं हम तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक मलयालम के विभिन्न रूप बोलते हैं, लेकिन जब हम मलयालम लिखते हैं तो
सारे प्रदेशों में एक ही रूप का उपयोग हम करते हैं। उसी प्रकार हिंदी भी पूरे उत्तर भारत में बोली जाती है, तो बोलियों के रूप में उसका प्रचलन होता है। लेकिन जब साहित्य में, प्रशासन में, कार्यालयों में हम लिखते हैं या इसका प्रयोग करते हैं, तो उसका मानक रूप का ही हम प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा मानक भाषा माने स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो दूसरे शब्द में कहे तो मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है। तो मानक हिंदी का मानक स्वरूप है, जिसका शिक्षा, कार्यालय कार्यों आदि में हम प्रयोग किया जाता है, हम प्रयोग करते हैं। मैंने कहा पूरे उत्तर भारत में कई तरह की बोलियां प्रचलित है। देखिए, इन सभी बोलियों में प्रशासन, शिक्षा, साहित्य रचना इस असंभव है, अव्यवहारिक है। ऐसा उदाहरण के लिए देखिए, कुमायूनी भाषी मानक हिंदी के जरिए ही मैथिली भाषी से बातचीत करते हैं ताकि वे उसे समझ सकते हैं, नहीं तो वे समझ नहीं पाते। तो हमें मानक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार शिक्षा, प्रशासन, साहित्य सारे कार्य हम इस प्रकार ही करते हैं, मानक हिंदी में ही हम करते हैं, नहीं तो आपस में वे समझ नहीं सकते। तो मानक हिंदी के बिना ये सारे कार्य अव्यवहारिक होगा। तो यहाँ मानक हिंदी का महत्व है। इस प्रकार सभी बोलियों के ऊपर एक मानक भाषा को आरोपित करना हमारा सामाजिक अनिवार्यता भी है। तो जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं वह मानक हिंदी का रूप ही है। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में माया जी ने एक विस्तृत वक्तव्य दिया। तो राजभाषा के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में माया जी ने कहा, संविधान में राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा का महत्व दिया है, लेकिन कहाँ हमारे संविधान में कहाँ हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है? आप जानते हैं, हमारे राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्ज दिया गया है। आपको शायद आप पढ़े होंगे, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तो पढ़े होंगे। हमारे संविधान के 343(1) में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है, राजभाषा का दर्जा उसे दिया गया है। और मैं आपसे एक बात कहकर समाप्त करना चाहती हूँ। अक्सर हम आप जानते होंगे, हम हिंदी किस लिपि में लिखती हूँ? देवनागरी लिपि में ही हम हिंदी लिखते हूँ। अक्सर देखा जाता है कि हम छात्र छात्राएं शिरोरेखा के बिना हिंदी लिखते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए शिरोरेखा के बिना जो हिंदी आप लिखते हैं वह देवनागरी लिपि नहीं है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता ही वो शिरोरेखा है। तो आपको हिंदी लिखते समय शिरोरेखा के साथ हिंदी लिखना चाहिए, नहीं तो वह देवनागरी लिपि नहीं होगी। और हिंदी के अनेक रूप है। मैं मानक हिंदी के बारे में कहा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग है। और एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राजभाषा के रूप में संविधान में हिंदी को स्वीकार किया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में हिंदी को अभी तक स्वीकारा नहीं मिला है। केवल लोगों के मन में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में लिया है। संविधान में की कोई स्वीकृति अभी तक नहीं हुआ है। और संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, साहित्यिक भाषा के रूप में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हिंदी की शक्ति है। कई रूपों में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, लोग इसे मन में लेते हैं, यही हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति है। और मैं समाप्त करना चाहती हूँ, आप भी किसी न किसी प्रकार इससे छुड़ाना चाहते हैं तो धन्यवाद। इस वेबिनार से हम सब छात्रों को बहुत फायदा हुआ होगा, ये उम्मीद कर आज की समारोह की कृतज्ञता ज्ञापन की ओर बढ़ते हैं।
तो कृतज्ञता ज्ञापन के लिए KSMDB कॉलेज के हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर जयश्री ST मैम को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय गुरुजनों, छात्र छात्राओं, आप सबको सादर प्रणाम। आज सितंबर 14 इस दिन पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम इस दिन को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन हमारी हिंदी विभाग DB कॉलेज तलेवलपरंब, DB कॉलेज पंबा, श्री अय्यप्पा कॉलेज आदि हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक समारोह आयोजित किया। खुशी की बात है कि प्रमुख वक्ताओं के रूप में DB कॉलेज की अध्यापिकाओं को हमें मिली है। सभी अध्यापिकाओं ने हिंदी के उत्पत्ति, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। माया जी, शारिका जी, दीपा जी, रम्या जी, सविता जी को मैं हमारी कॉलेज की ओर से और विभाग की ओर से और मेरी ओर से हृदय तल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और DB कॉलेजों में से आए हुए छात्र छात्राओं और मेरी प्रिय छात्राओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद अदा करती हूँ। और धन्या जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद अदा करती हूँ। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी। जी, माया जी, शारिका जी, सविता जी, रम्या जी, हम एक समाप्त कर सकते हैं? ओके, समाप्त कर सकते हैं। ओके, सभी को एक बार फिर धन्यवाद अदा करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगले एक कार्यक्रम हमें इस तरह आयोजन करने के अवसर हमें मिले, यही तो मेरी आशा है और हम इसके लिए प्रयत्न करें। ठीक है। ओके ओके ओके, मैं समाप्त कर रही हूँ। ओके, धन्यवाद। रिंजू जी, आपको भी धन्यवाद। धन्या, थैंक यू। थैंक यू धन्या। ओके ओके धन्या जी, हम तो मिलके फोटो ले सकते हैं? हाँ हाँ, फोटो में भेजूंगा जी। नहीं, सब मिलकर एक साथ। ओके 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 ओके, तो सभी हैं यहाँ? एक फोटो लीजिए। हाँ, यहाँ सभी हैं। रम्या जी, जयश्री जी, शारिका जी, माया जी, सविता जी। तो आप लोग अपना वीडियो तो ओपन कीजिए। शारिका जी, शारिका टीचर वीडियो। ओके, रम्या जी, रम्या जी लेफ्ट हो गया है। रम्या जी, आप हैं? आप यहाँ उपस्थित हैं? तो रम्या जी तो लेफ्ट हो गया है, क्यों? कोई बात नहीं, हमें ले सकते हैं। सब में एक साथ नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझे तो मिल रहा है। आपको मिल रहा है? मिला? हाँ, फुल एक साथ नहीं मिल रहा है। तो मुझे मिला। एक साथ नहीं मिल रहा है। आप एक फोटो लीजिए। मुझे एक साथ सबों का मुंह नहीं है। हाँ, मैं तो ले लिया जी। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू, सबको धन्यवाद। ओके 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 जी। ओके, आगे भी हमारा ये श्रम जारी रहे। हाँ हाँ हाँ, मेरी कामना है आगे भी हम कुछ कर सके।